हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक के अभिलेख। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो हमारी यूपी पीसीएस के लिए जो है चल रही हैं, जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है। 6 दिसंबर को हमारा यूपी पीसीएस का जो है प्री का एग्ज़ाम है और इसके लिए हम ये अपनी वीडियो करा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो दो प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक थे शिलालेख और दूसरे थे स्तंभलेख। तो देखिए, अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए थे उसमें बृहद शिलालेख थे और लघु शिलालेख थे। तो जो बृहद शिलालेख थे इनकी जो संख्या थी वो 14 थी। और इसके बाद स्तंभलेख भी जो है बृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख इस प्रकार के दो प्राप्त हुए हैं। और जो बृहद स्तंभलेख थे इनकी जो संख्या थी आपका वो थी 7। तो इस तरह से अभी जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो दो प्रकार के मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं और स्तंभलेख मिलते हैं। और शिलालेख में भी ये भी दो प्रकार के होते हैं, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। इसी तरह से स्तंभलेख भी दो प्रकार के होते हैं, बृहद शिलालेख और लघु जो है स्तंभलेख। तो इस तरह से ये हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जो अशोक के जो अभिलेख थे इन्हें जो सर्वप्रथम खोजा गया था वो खोजा गया था आपका 1750 में। और इन्हें टी पेनथेलर था, इसके द्वारा इन्हें खोजा गया था। और इसने जो अशोक का अभिलेख खोजा था, मतलब कि जो स्तंभलेख जो है खोजा था, जो शिलालेख था ये एक प्रकार का, तो ये जो है दिल्ली मेरठ जो है स्तंभलेख इसने खोजा था। और जो और इसने तो ये खोज लिया था, लेकिन अभी ये पढ़ा नहीं गया था। इसके बाद जो अभिलेख जो इसने सर्वप्रथम पढ़ा था और कौन सा पढ़ा था, तो ये यहाँ पर है। तो जो सर्वप्रथम अभिलेख जो पढ़ा गया था वो 1837 में पढ़ा गया था। और ये जो किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो ये जेम्स प्रिंसेप्स के द्वारा ये पढ़ा गया था। और ये जो अभिलेख था वो दिल्ली टोपरा जो है स्तंभ अभिलेख था, जिसे कि सर्वप्रथम पढ़ा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो अशोक का अभिलेख जो खोजा गया था वो खोजा गया था 1750 में टिपेंथेलर के द्वारा। और ये कौन सा जो है लेख जो है स्तंभ लेख था, ये दिल्ली मेरठ जो है अभिलेख था, जो कि सबसे पहले खोजा गया था। लेकिन सबसे पहले पढ़ा कौन सा गया था, वो पढ़ा गया था दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख। और इसे जो पढ़ा था आपका जेम्स प्रिंसेप ने। और जो जेम्स प्रिंसेप्स ने इसे जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपका 1837 ईस्वी में। तो 1837 में इसे पढ़ा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आया कि सबसे पहले खोजा गया अभिलेख कौन सा था, तो आपका दिल्ली मेरठ, मतलब कि, और इसे जो खोजा था वो टी पेंथेलर ने खोजा था। और सबसे पहले जो अभिलेख पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था, और ये 1837 में पढ़ा था। और ये कौन सा था, दिल्ली टोपरा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अशोक के जो अभिलेख थे इनमें क्या है, इनमें शिलालेख स्तंभलेख में इन्हें जो है वर्गीकृत किया गया है। तो जो अशोक के अभिलेख थे, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ, तो ये अभिलेख शिलालेख और स्तंभलेख में जो है इन्हें बांटा गया है। और इनमें भी जो है बृहद एवं लघु के जो शिलालेख या जो स्तंभलेख थे, इनके आधार पर इन्हें बांटा गया। तो बृहद और लघु के आधार पर इन्हें बांटा गया आपका। अब इसके बाद हमारे जो है अब देख लेते हैं कि बृहद शिलालेख जो है कौन कौन से थे। तो जो बृहद शिलालेख थे इनकी जो संख्या थी वो आपका 14 थी। जो अशोक के जो बृहद शिलालेख खोजे गए हैं वो उनकी संख्या 14 थी। 14 जो बृहद शिलालेख खोजे गए हैं ये आपका 8 स्थानों से खोजे गए हैं। तो 8 स्थानों से इन्हें खोजा गया है, जो 14 जो है बृहद शिलालेख हैं। तो इन्हें कहाँ कहाँ से खोजा गया, तो पहला जो है इसे खोजा गया मानसेरा से, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और शहबाजगढ़ी से खोजा गया है। देखिए, सभी जो है ये बृहद शिलालेख हैं। तो पहले जो मानसेरा में है, मानसेरा से खोजा गया है जो कि पाकिस्तान में है। और एक शहबाजगढ़ी, ये भी पाकिस्तान में से खोजा गया है। और इसके बाद एक खोजा गया कालची, तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में यहाँ पर। उसके बाद धौली, ये उड़ीसा में है।
और जोगड़ ये भी जो है आपका उड़ीसा में है, इसे उड़ीसा से खोजा गया। उसके बाद जो गिरनार है इसे गुजरात से खोजा गया। और जो एररगुड़ी है या एरागुड़ी है, तो इसे कहाँ से खोजा गया है? इसे खोजा गया आपका आंध्र प्रदेश से। और जो सोपारा है इसे खोजा गया महाराष्ट्र से। तो इस तरह से जो है, जो वर्तमान में स्थान है ये इधर है, जैसे पाकिस्तान, उत्तराखंड। लेकिन जो इन्हें यहाँ से जो है अभिलेखों को खोजा गया है, यहाँ पर ये पाए गए हैं। तो मानसेरा पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, और कालसी आपका उत्तराखंड में, और धौली उड़ीसा में, जोगड़ उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में, और एररगुड़ी आंध्र प्रदेश में, और सोपारा महाराष्ट्र। तो प्री में यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ से बाई चांस क्वेश्चन ना आए, लेकिन अधिकतर जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इससे आपकी तैयारी जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये अभिलेख इस एक वीडियो में आपके सभी क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, जो धौली व जोगड़ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनसे क्या है, इनसे 11, 12 एवं 13 नंबर के शिलालेख जो है प्राप्त नहीं होते हैं। अब ये प्राप्त क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें क्या है, इनमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। क्योंकि जो धौली जोगड़ है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा मतलब क्षेत्र कौन सा था? यहाँ पर कलिंग क्षेत्र था। तो कलिंग में क्या था, कलिंग पे इसने आक्रमण किया था, तो उस कलिंग विजय का जो है इसमें वर्णन है। तो इस तरह से वो वहाँ की प्रजा के जो है मन में अशोक के प्रति जो है द्वेष भावना प्रकट न हो, कोई हीन भावना प्रकट न हो। इस तरह से द्वेष भावना प्रकट न होने की वजह से वहाँ के अभिलेख से जो है 11, 12 और 13 नंबर के शिलालेख को हटवा दिया गया, और अन्य 2 अभिलेखों को उसमें जो है लिखवा दिया गया अलग से। तो इस तरह से उन अभिलेखों को हटवाकर, जिसमें कलिंग विजय का वर्णन था, जो है नए 2 शिलालेखों को उसमें जो है लिखवा दिया गया। अब इसके बाद जो 2 अभिलेख, जो शिलालेख लिखवाए थे यहाँ पर, जो अभिलेख लिखवाए थे, उन्हें पृथक बृहद शिलालेख कहा जाता है, जो नए वाले ऐड करवाए थे। यानी 3 को निकलवा कर फिर 2 नए अभिलेख जो है लिखवाए थे। तो इस तरह का इसे आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं, ये प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं। और इनकी जो अधिकतर लिपि होती है वो ब्राह्मी लिपि में ये पाए जाते हैं। और लेकिन क्या है कि पश्चिमोत्तर राज्य में जो है ये अरेमाइक व खरोष्टी लिपि में ही पाए जाते हैं। यानी कि अशोक के जो अधिकतर शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। लेकिन जो पश्चिमोत्तर राज्य हैं, यहाँ से जो अरेमाइक और खरोष्टी लिपि में भी जो है ये देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं अशोक के बृहद स्तंभ लेख। तो देखिए, जो अशोक के जो बृहद स्तंभ लेख थे, इनकी संख्या कितनी थी? 7, और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, अभिलेख जैसे बृहद स्तंभ लेख ये 7 है, वो जो है बृहद शिलालेख जो है 14 थे। तो इनका जो ये ऐसा था कि जो अभिलेख लिखे होते, एक जो शिला होती थी उस पर जो है ना 14 जो है कथन लिखे हुए होते थे, 14 वाक्य लिखे हुए थे। तो उन्हें कहते थे हम 14 बृहद शिलालेख। तो इस तरह से हर एक जो शिलालेख थे, जो बृहद शिलालेख थे, उन पे सभी पे जो है एक जैसी बात लिखी हुई होती थी। तो इस तरह से, लेकिन वो अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते। तो वो कितने स्थानों से प्राप्त हुए थे? 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। बृहद शिलालेख जो 14 थे वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। और ये जो बृहद स्तंभ लेख हैं ये 7, इनकी संख्या 7 है। यानी कि 7 इस तरह से वाक्य लिखे हुए हैं एक ही शिला पर। जैसे ये शिला है या स्तंभ है, इस पर जो है यहाँ पर एक करके है ना, इस तरह से 1 लिखा हुआ है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह से जो 7 स्तंभ लेख हैं। तो यही स्तंभ लेख जो है यहाँ पर मिलेंगे, और दो कहीं और क्षेत्र से ये मिले हैं बृहद स्तंभ लेख। तो इस पर भी जो है, जो बृहद स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, इन पे भी जो है ये 7 ही अभिलेख देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो अभिलेख सेम होते थे इन पे लिखे हुए, लेकिन इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है, अलग अलग स्थानों पर लगाया जाता है, जिससे कि जो है लोग इन्हें पढ़ते थे। चौराहे या फिर तिराहे, इन जगहों पर ज़्यादा लगाया जाता था, क्योंकि लोग इन्हें पढ़ते थे और इनसे जो है उनके विचार थे अशोक के, तो उसे समझें और जो है अहिंसावादी भावना को जो है अपने अंदर उजागर करें, जिससे कि
जनता का जो है कल्याण हो, तो इस तरह के से ये जो है दिए हुए होते हैं। तो इस तरह से जो है 7 जो है स्तंभ लेख प्रत्येक शिला से मिलते हैं, जो है प्रत्येक जो स्तंभ होता था उससे मिलते हैं, और ये 6 स्थानों से मिलते हैं। तो ये 6 स्थान कौन कौन से थे ये हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो 6 स्थान थे आपका, यहाँ पर एक था टोपरा। तो ये दिल्ली टोपरा इसे इसलिए बोला जाता है कि जो टोपरा था ये आपका जो टोपरा स्तंभ लेक था पहले ये हरियाणा में था, और हरियाणा से फिर इसे दिल्ली लाया गया, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे लाया गया था। तो ये पहले स्तंभ लेक कहाँ था, हरियाणा में, और बाद में इसे कहाँ पर लाया गया, दिल्ली। और ये किसके द्वारा लाया गया, फिरोज शाह तुगलक के। और फिरोज शाह तुगलक ही जो है मेरठ जो अभिलेख था इसे भी दिल्ली लेकर गया। तो फिरोज शाह दो जो है, एक तो हरियाणा से लेकर आया था टोपरा को दिल्ली, और एक मेरठ से ले गया था दिल्ली, मेरठ से ले गया था अभिलेख को। तो ये भी कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ ये भी मेरठ से दिल्ली लाया गया था। तो इस तरह की बात आपको ध्यान रखनी है, इनसे क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद आता है लोरिया अर्राज। तो देखिए लोरिया अर्राज जो स्तंभ लेक है ये आपका बिहार में है। और इसके बाद लोरिया नंदगढ़ ये भी आपका बिहार में है। और इसके बाद रामपुरवा ये भी आपका बिहार में है। और इसके बाद जो प्रयाग है ये कहाँ पर है, ये कौशाम्बी में स्थित है। लेकिन मतलब ये कौशाम्बी में स्थित था प्रयाग, लेकिन जब अकबर के समय में, जो अकबर जो है मुगल शासक था, तो उस समय क्या था, जहांगीर के द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में लाया गया था। तो जो स्तंभ लेख था यानी कि एक स्तंभ था वो, तो जिस समय अकबर जो है शासक था, तो उस समय अकबर का जो पुत्र था वो जहांगीर था। तो जहांगीर क्या था, इसे जो है कौशाम्बी से उठवाकर इसने इसे इलाहाबाद के किले में लगवाया था। तो इस तरह से अब ये कहाँ पर स्थित है, तो प्रयागराज में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिए जो अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, यानी कि एक स्तंभ पर 7 लेख लिखे हुए, ये सिर्फ आपको दिल्ली टोपरा में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी के जो स्थानों से प्राप्त स्तंभ हैं इनसे केवल 6 स्तंभ लेख आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो ये दिल्ली टोपरा है इसी पर आपको 7 जो है स्तंभ लेख देखने को मिलेंगे, बाकी सब पे जो है ना कितने मिलेंगे आपको, 6। तो ये आप बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है कि इन स्तंभों से जो है जो स्तंभ थे ये, तो इन्हीं स्तंभों से जो दिल्ली टोपरा वगैरह इनसे जो है जो अशोक की पत्नी थी कारुबाकी और इसका पुत्र था तीवर, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो जो तो इस तरह से जो स्तंभों के माध्यम से ही जो है अशोक की पत्नी कारुबाकी और पुत्र तीवर की जानकारी हमको प्राप्त होती है। और इसके बाद देख लेते हैं अशोक के लघु शिलालेख। तो देखिए अशोक के जो लघु शिलालेख हैं आपका, वो कौन कौन से हैं। तो लघु शिलालेख एक तो है गुर्जरा शिलालेख, ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। और इसके बाद मास्की ये कर्नाटक में स्थित है, और नेट्टूर ये भी कर्नाटक में है, और उडगोलम जो है ये भी आपका कर्नाटक में है। तो इन 4 जो अभिलेख हैं इनसे जो है इन चारों अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। और इसके बाद जो आता है महास्थान, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और इसके बाद आता है भब्रुवेराट, ये राजस्थान में है। और इसमें जो अशोक का नाम मिलता है वो प्रियदर्शी मिलता है। और इन चारों से कौन सा मिलता है, इन चारों से आप अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर लघु शिलालेख। तो देखिए यहाँ पर लघु स्तंभ लेख हैं, ये लघु शिलालेख हम बात कर चुके हैं। अब ये लघु स्तंभ लेख हैं, इन पर हम बात करते हैं। तो ये लघु स्तंभ लेख कौन कौन से, एक तो है आपका सांची, ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। और इसके बाद सारनाथ ये वाराणसी में स्थित है। और रुमंदई ये नेपाल में स्थित है। और निगलित जो निगलीवा था, या निगलिता भी बोलते थे इसको, तो निगलीवा जो था ये नेपाल में था। और इसके बाद देखिए जो स्तंभ लेख थे इनके शीर्षों पर कई सारे जो है चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो ये कौन कौन से हैं इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर सारनाथ के जो शीर्ष पर जो
शीर्ष पर जो देखने को मिलता है जो चिन्ह, तो वो चतुर्मुखी सिंह के जो है आकृति देखने को मिलती है। तो ये चतुर्मुखी सिंह इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, ये चारों दिशाओं में जो है इनका मुख है, यानी कि 4 शेर हैं जिनका चारों दिशाओं में मुख है। तो इससे क्या पता चलता है कि उसके जो अशोक का राज्य था वो चारों दिशाओं में विस्तारित था। तो ये दर्शाता है ये चतुर्मुखी सिंह, जो कि सारनाथ में स्थित है। और इसे ही जो है भारत का जो है प्रतीक चिन्ह जो है बनाया गया है अशोक स्तंभ को, जो कि सारनाथ में था। ये चतुर्मुखी सिंह ही था, आपने देखा होगा। और इसके बाद है रुम्मंदई। तो ये रुम्मंदई जो स्तंभ लेख है, इसके जो शीर्ष पर चिन्ह मिलता है वो अश्व का मिलता है, यानी कि इसके शीर्ष पर अश्व बना हुआ है। और इसके बाद जो है लौरिया राज है, इसके जो शीर्ष पर वो गरुड़ का चिन्ह मिलता है, यानी गरुड़ बना हुआ है, गरुड़ की आकृति बनी हुई है जैसे कि यहाँ पर। तो इस तरह से ये आकृतियाँ बनी हुई हैं बहुत सारी। और इसके बाद जो आता है लौरिया नंदगढ़, इससे जो है इसके जो शीर्ष पर सिंह या मयूर का जो है चिन्ह देखने को मिलता है, कि इसकी इनकी आकृति बनी हुई देखने को मिलती है। और जो संकिसा था, इसके जो शीर्ष पर वो हाथी का जो है आकृति देखने को मिलती है। और जो इसके बाद था रंपूर्वा, इसके जो है शीर्ष पर वो हमें वृषभ यानी कि बेल की आकृति देखने को मिलती है। तो ये अशोक के अभिलेख हमने सारे सभी के सभी देख लिए, जिसमें हमने शिलालेख भी देखे और स्तंभलेख भी देखे। जो शिलालेख थे वो बृहद शिलालेख 14 थे, और जो बृहद स्तंभलेख थे वो 7 थे, जो कि 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और जो बृहद शिलालेख थे 14, वो हमें कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। इसके बाद की चीज़ों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।